गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। तो आज है 11 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। निश्चित ही ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलिए समय बिना गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। पहला क्वेश्चन, द इंडियन सोशलिस्ट नामक प्रसिद्ध पत्रिका का प्रकाशन लंदन में निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी में है लाला हरदयाल, सी में है वी.डी. सावरकर या डी मदनलाल ढींगरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। या कहाँ किए थे? लंदन में। कब, कहाँ किए थे? लंदन में। अच्छा, लाला हरदयाल जी की कोई पुस्तक या पत्रिका है क्या? लाला हरदयाल जी की कोई पुस्तक या पत्रिका? हाँ, 1913 में प्रकाशित 1913 में प्रकाशित एक गदर नाम की पत्रिका थी, है ना। 1913 में प्रकाशित एक गदर नाम की पत्रिका थी। ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, 1913 में जो गदर पत्रिका जो शुरू किया गया था, यह पहले किस भाषा में था? पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, है ना। पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था, लेकिन बाद में चलकर यह किस भाषा में? गुरुमुखी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती में निकाला गया था, है ना। अच्छा, वी.डी. सावरकर, क्या वी.डी. सावरकर की कोई पुस्तक या पत्रिका है? बिल्कुल है। तो वी.डी. सावरकर की पुस्तक या पत्रिका कौन सी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, है ना। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी है? वी.डी. सावरकर की। अच्छा, मदन लाल ढींगरा कौन है? मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस के, है ना, इंडिया हाउस के सदस्य थे। इन्होंने कर्नल वाइली की हत्या की थी। किसकी? कर्नल वाइली की हत्या कर दी थी, है ना। कर्नल वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। और यह हत्या कब हुआ था? 1 जुलाई 1909 को। 1 जुलाई 1909 की किसकी हत्या की थी? कर्नल वाइली की हत्या की थी। बाद में इनको 17 अगस्त 1909 को फांसी दे दी गई थी। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दे दी गई थी। अच्छा, चलिए आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? साइमन कमीशन 1928 का पूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस प्रसिद्ध वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ध्यान हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में है मद्रास अधिवेशन 1927, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर M.A. अंसारी। बी में है लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। सी में है कलकत्ता अधिवेशन 1928, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। अच्छा, ये चारों अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 1927 साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव, 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन 1928, इसमें क्या हुआ था? डोमिनियन स्टेटस की मांग। और कराची अधिवेशन 1931, मौलिक अधिकार। क्या था? मौलिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मद्रास अधिवेशन 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है रास बिहारी घोष या डी हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक कितने बार INC के अध्यक्षता किए थे? एक बार भी नहीं। बाल गंगाधर तिलक एक बार भी नहीं। अच्छा, गरम दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक। 4 को गरम दल का नेता, मुख्य या प्रसिद्ध नेता कहा गया, लाल, बाल, पाल और घोष, जिसमें बाल गंगाधर तिलक कभी भी INC की अध्यक्षता नहीं किए थे। इन गरम दल में केवल एक ही व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने INC की अध्यक्षता की थी, वो भी 1920 का विशेष अधिवेशन। 1920 का विशेष अधिवेशन। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कब इसकी अध्यक्षता की थी? 1905 में। 1905 में। रास बिहारी घोष 1907 में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रास बिहारी
घोष। अच्छा, इस अधिवेशन के बारे में 2 दिन पहले हम आपको बताए हुए थे कि चप्पल चल गई थी, जिसके बाद ये अधिवेशन हुआ ही नहीं था, यह कोई वास्तविक अधिवेशन था ही नहीं, इस अधिवेशन की कोई मान्यता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत जो सत्याग्रह चलाया गया था यह कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। क्यों चलाया गया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में पुनः अंग्रेजों ने वही काम किया था जो प्रथम विश्व युद्ध में किया था, भारत को शामिल, जिसके बाद महात्मा गांधी ने इसका कड़ी विरोध किया था। लेकिन इस आंदोलन का केवल एक ही मकसद था कि दुनिया को बताना कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है, ब्रिटिशर्स के साथ नहीं है। कब चलाया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को। अच्छा, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। बी में है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। सी में है आचार्य विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त। डी में है सरदार पटेल और सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक तृतीय भी थे। कौन थे तृतीय? कौन थे? तो तृतीय थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। ठीक है, ब्रह्मदत्त तृतीय सत्याग्रही थे। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। बी में है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। सी में है वी डी सावरकर और गणेश सावरकर। डी में है रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, याद है 8 अप्रैल 1929 क्या हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था ना। वी डी सावरकर की पुस्तक अभी बताए हैं कौन सा है। उसके बाद क्या है, आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान शुरू किए गए समाचार पत्र मराठा की भाषा क्या थी, है ना। बाल गंगाधर तिलक होम रूल की शुरुआत 2 लोगों ने की थी, है ना। एक थे बाल गंगाधर तिलक और एक कौन थे? एक का नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की शुरुआत कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने, और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट जी ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए 2 पत्रिका का इस्तेमाल किया था ना। पहला पत्रिका कौन था? मराठा। और दूसरा कौन था? पहला तो ये था मराठा और दूसरा कौन सा था? दूसरा था केसरी, है ना, केसरी। मराठा जो पत्रिका थी यह अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी, ध्यान रखिएगा। मराठा किस भाषा की थी? अंग्रेजी भाषा की थी। और केसरी जो पत्रिका थी वह किस भाषा की थी? वो था मराठी भाषा की। किस भाषा का? मराठी भाषा का। ठीक है। एनी बेसेंट ने भी 2 पत्रिका का इस्तेमाल किया था, है ना। कौन कौन? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मराठा किस भाषा की थी? तो मराठा अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? 7, है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना के जांच के लिए किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए किया गया था? ऑप्शन ए चौरा चौरी। बी में है जालियांवाला बाग और सी में है बंगाल विभाजन। डी काकोरी ट्रेन डकैती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार, है ना। यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। जिसके बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। और हंटर आयोग रिपोर्ट क्या देता है कि यह थोड़ा सा ज्यादा बल का प्रयोग कर लिया गया है, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। जिसके बाद भारतीयों द्वारा या इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा तहकीकात समिति का गठन किया जाता है। हंटर आयोग के बारे में या इसकी रिपोर्ट के बारे में महात्मा गांधी ने कथन कहा था। क्या कहे थे महात्मा गांधी जी? यह पन्ने दर पन्ने लिपा पोती है। पन्ने दर पन्ने लिपा पोती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चौरा चौरी कांड इसको अभी एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन इससे कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। असहयोग आंदोलन का जब
चैप्टर डलाएगा तो, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। बंगाल विभाजन कर ही चुके हैं, काकोरी ट्रेन डकैती भी कर ही देंगे। 2-4 दिन या अगले किसी सेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। आजाद हिंद फौज INA के सैनिकों पर प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा रेड फोर्ट ट्रायल 1945 में वकीलों के पैनल का नेतृत्व किसने किया था? है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा हमसे पहले आंसर देने का। अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन कमेंट करके भी इसका आंसर दीजिए। ऐसे में क्या होता है कि हमें कोई चीज़ जब हम लिखते रहते हैं और उसे सुनते रहते हैं, आँख से देखते रहते हैं, वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। तो ऑप्शन में है ए भूला भाई देसाई, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है तेज बहादुर सप्रू, डी में है कैलाशनाथ काटजू। जवाहरलाल नेहरू यहाँ नहीं थे, बाकी भूला भाई देसाई भी थे, तेज बहादुर सप्रू जी भी थे और कैलाशनाथ काटजू भी थे। और भी लोग थे जैसे अरुणा आसफ अली थे, है ना, सर सुल्तान अहमद शामिल थे। ये सभी वकील थे, लेकिन उन वकीलों के पैनल का जो नेतृत्व किए थे वो थे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई, ये सभी भूला भाई देसाई जी, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और सर सुल्तान अहमद, ये सभी वकील बचाव में थे। बट उस पैनल का नेतृत्व कौन किए थे? भूला भाई देसाई। ठीक है, कौन नेतृत्व किए थे? भूला भाई देसाई। तो अच्छा, ये जो लाल किला का मुकदमा चला था, यह किस पे चला था? आजाद हिंद फौज के 3 सिपाहियों पे। किस पे? 3 सिपाहियों पे चला था। पहले थे कर्नल प्रेम सहगल। लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है फोन स्क्रीन पे, मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए। पहले कौन थे? कर्नल प्रेम सहगल। दूसरे कौन थे? कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। और तीसरे थे मेजर जनरल शाहनवाज खान। ठीक है, जिन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। जिन पे क्या हुआ था? राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जिसके बाद इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी, है ना। जिसके बाद देश में क्या हुआ था? अनेकों तरह के एक्टिविटी होने लगे थे, है ना, हलचल होने लगे थे, दंगा की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी, लोगों के नारे आने लगे थे, है ना, लाल किला तोड़ दो और आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, है इस तरह के नारेबाजी हो रही थी। जिससे चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसका राइट आंसर बता दिए ना, भूला भाई देसाई। हाँ, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कब? 1 अगस्त 1920 को। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो दांडी यात्रा से ही समझा जाता है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हमेशा जब भी भारत छोड़ो आंदोलन आए ना, तो मन में एक चीज हमेशा ये पढ़ने से पहले आना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों आया था? क्रिप्स की असफलता के बाद, है ना। या अगर कोई तात्कालिक कारण पूछे तो क्रिप्स की असफलता। क्रिप्स मिशन आई थी ना 1942 में, उसकी असफलता के कारण, क्रिप्स मिशन के असफलता के कारण। तो इसका राइट ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, पहला असहयोग नहीं, पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 3 हो जाएगा। 3 के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 हो जाएगा और अंत में हो जाएगा 4। 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है? 3 1 2 4 ऑप्शन ए में ही है ना, ऑप्शन ए में ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 1932 के प्रसिद्ध पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी की ओर से और दलित वर्ग की ओर से किसने हस्ताक्षर किया था? सबसे पहली बात तो है पूना पैक्ट हुआ कब था, है ना। पूना पैक्ट हुआ कब था? पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, 1932 को, है ना। अच्छा, ये पूना पैक्ट का होने के पीछे कारण सबसे पहले है 16 अगस्त 1932 को क्या आता है? 16 अगस्त 1932 को आता है सांप्रदायिक पंचाट, है ना, सांप्रदायिक पंचाट। क्यों आता है? क्योंकि याद कीजिए, जब BR अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग की थी, है ना। उसके बाद 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट आता है, जिसके बाद 19 अगस्त 1932 को, ध्यान से सुनिएगा, 19 अगस्त 1932 को महात्मा गांधी ने क्या अल्टीमेटम देते हैं महात्मा गांधी जी कि 1 महीने के भीतर अगर इस सांप्रदायिक पंचाट को वापस नहीं लिया गया तो हम लोग अनशन करेंगे। क्या करेंगे? अनशन करेंगे। उसके बाद ठीक उसके 1 महीने बाद
20 सितंबर, कब? 20 सितंबर, 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को जब सांप्रदायिक पंचायत वापस नहीं लिया गया तो आमरण अनशन पर बैठ गए, है ना, आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसके बाद बी आर अम्बेडकर मान गए, है ना, 24 सितंबर 1932 को, और यह पूना पैक्ट संपन्न हुआ। लेकिन पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी जी किए थे? बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी जी पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कौन किए थे? क्या मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर जी किए थे? क्या महात्मा गांधी स्वयं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे? या सी जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम, राजगोपालचारी जी, या महात्मा गांधी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर मदन मोहन मालवीय किसी स्थिति में ना रहे तो वहां पर ध्यान से देखेंगे तेज बहादुर सप्रू जी का नाम होगा, तेज बहादुर सप्रू जी का नाम होगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इससे पिछला जो क्वेश्चन आया था, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन अलग था, और इसका ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए, आपको ये क्वेश्चन अलग नजर आएगा। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में, है ना, ये हुआ इक्वेटर, मकर, और ये हो गया कर्क। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में। ऑप्शन बी है मकर रेखा के दक्षिण में, यानी इस रेखा के दक्षिण में, या सी कर्क रेखा के उत्तर में, है ना। तो भारत की स्थिति जो है, ऐसी स्थिति है कि कर्क रेखा क्या है, भारत के बीच से गुजरता है, तो ये हो जाएगा इक्वेटर के उत्तर में, है ना, इक्वेटर के उत्तर में और कर्क के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा। बाकी इन सभी के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो समय बिना गंवाए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। यह क्वेश्चन टीआरई में पूछा जा चुका है पहले भी। ऑप्शन ए में है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, है ना। उत्तर से, नॉर्थ से साउथ को दिखाना है ना, नॉर्थ से साउथ को दिखाना है। तो सबसे पहले क्या आता है? काराकोरम, ठीक है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। 1 2 3 4, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पीर पंजाल के नीचे भी कौन सा आता है? धौलाधार। क्या आता है? धौलाधार श्रेणी। हालांकि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन धौलाधार श्रेणी पीर पंजाल के नीचे। इसका ट्रिक भी आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं ना, या न्यूमोनिक बना करके भी याद कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी के अक्षर के को लिख दीजिए एक साथ, KLZPD, है ना, KLZPD। या नहीं तो अगर आप न्यूमोनिक तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, क ले जा पर, है ना, क ले जा पर, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी ट्रिक हो सकती है, ध्यान रखिएगा, क ले जा, ठीक है, क ले जा पर। क से हो जाएगा काराकोरम, उत्तर से ये क्या है? उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण। क से हो जाएगा काराकोरम, ल से हो जाएगा लद्दाख, ज से हो जाएगा जास्कर, और पर से हो जाएगा पीर पंजाल। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कथन और कारण पर विचार कीजिए भारत के भूगोल के संदर्भ में। ये क्वेश्चन हुआ है ना। कथन क्या है? पश्चिम घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह जैव विविधता का प्रमुख हॉट स्पॉट है। जैव विविधता का प्रमुख हॉट स्पॉट है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। क्या कथन सही है? ऑप्शन कथन आर क्या है? पश्चिम घाट में उच्च स्तर की स्थानिक प्रजातियां यानी इंडेमिक स्पेसीज और घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कारण भी सही है। कारण भी क्या है? यहाँ पर इंडेमिक स्पेसीज पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है?
जिसे रेगुड़ मृदा कहा जाता है ना, काली कपासी मृदा कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन सभी हुआ है, इसका सीधा आंसर लगाते हैं, चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। कौन सा हो जाएगा? काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डंकन पास निम्नलिखित में से किन भौगोलिक क्षेत्रों के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है? ऑप्शन ए में है मिनिकॉय और मालदीव। इसको कौन अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? और दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। और मिनिकॉय और मालदीव और अंडमान निकोबार के बीच कौन सी चैनल है? उसके बाद ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल है? इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? भारत में अक्टूबर हीट या शरद ऋतु की उमस का मुख्य भौगोलिक कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन ए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता यानी हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बी में है बहुत कम वायुदाब और शुष्क मौसम। सी में है पश्चिमी विक्षोभ का अचानक आगमन। या डी साफ आसमान मंद हवाएं, है ना, मंद ठंडी हवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर हीट है ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए चाहिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। बेसिकली होता क्या है, अक्टूबर के मौसम में क्या होता है, अक्टूबर के मौसम में जब वर्षा पीछे हट रही होती है तो बादल साफ हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, नीचे तापमान क्या होता है, उच्च हो जाता है। और उच्च आर्द्रता कैसे होता है, अक्टूबर तक क्या होता है, खूब बारिश हुई रहती है ना, जमीन क्या होता है, जमीन में नमी बनी होती है, गीली होती है जमीन, और जब इस पर तेज धूप पड़ता है तो क्या होता है, अक्टूबर हीट, यानी इसी को अक्टूबर हीट कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। क्या हो जाएगा? उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता। उमस भरा मौसम होता है, बिल्कुल भी क्या होता है, उमस भरा मौसम होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले टीआरई जो पूछ चुकी है वो है कोंकण रेलवे के बारे में। किसके बारे में? कोंकण रेलवे के बारे में। इसलिए मुझे लगा है कि अभी ये नया विकसित किया जा रहा है, या करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है ना, किसी भी तरह पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाल दिए हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अच्छा, ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इसको के रेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, के रेल प्रोजेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 530 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 530 किलोमीटर। ठीक है, और यह केरल में क्या करेगा, दक्षिण छोर से इसके राजधानी तिरुवनंतपुरम को उत्तरी छोर पर स्थित कासरगोड से जोड़ेगा। किससे? कासरगोड से जोड़ेगा। दक्षिण छोर पर स्थित राजधानी तिरुवनंतपुरम से उत्तरी छोर पर स्थित कासरगोड से जोड़ेगा। बेसिकली ये कह रहा है कि यह कहां से कहां तक चलेगा, तिरुवनंतपुरम से लेकर के कासरगोड तक चलेगा। ठीक है, कासरगोड तक चलेगा, और इसकी लंबाई कितनी है? 530 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 530 किलोमीटर। इसका लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बार लगभग अभी जो यहाँ तिरुवनंतपुरम से कासरगोड की सफर के लिए कम से कम 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इसके विकास के बाद यह सफर केवल 4 घंटे का रह जाएगा। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पर ट्रेन चलेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सैडल पिक जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ स्थित है? क्या ये महान निकोबार में यानी ग्रेट निकोबार में, क्या मध्य अंडमान में है, या फिर उत्तरी अंडमान में है, या दक्षिणी अंडमान में है? तो यह कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उत्तरी अंडमान में है। यह कहाँ है? उत्तरी अंडमान में है। और इसका जो हाइट है, यह है हाइट 732 मीटर। कितना है? 732 मीटर। कहीं कहीं पे डाटा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये जो डाटा हम आपको बता रहे हैं 732 मीटर, यह एनसीईआरटी का डाटा है। किसका डाटा है?
NCERT का डाटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाव भारत के किस राज्य और किस झील में स्थित है? क्या यह मणिपुर राज्य और लोकटक झील में है? क्या यह असम और दीपोर झील में है? क्या यह उड़ीसा और चिल्का झील में है? क्या यह मेघालय और उमियाम झील में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर के लोकटक झील। यहाँ तैरता हुआ फुंडिस पाया जाता है, तैरता हुआ फुंडिस पाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने भारत के की संविधान सभा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन भी पहले कराया है। आज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। संविधान सभा के गठन का आधार किस सिद्धांत को बनाया था? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव? नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव? सी में पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार द्वारा नामांकन? नहीं। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन? बिल्कुल नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं, तो समय नहीं गवाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता और स्वतंत्रता तथा समता का विचार किस ऐतिहासिक क्रांति से प्रेरित माना जाता है? ऑप्शन ए, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति, उसके बाद है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, सी में फ्रांसीसी क्रांति, या डी हो जाएगा गौरवपूर्ण क्रांति। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्रांसीसी क्रांति। और यह फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 में। कब होता है? 1789 में। किस 1789 में, ठीक है। और यहीं से हम लोग क्या लिए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में। कथन एक है, सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। बिल्कुल सही बात है। 2 में कथन है, सीएजी लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सही है। यह आंख और कान होता है। और सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति इसे कहाँ सौंपते हैं? राष्ट्रपति जी इसे संसद के पोर्टल पर रखते हैं, संसद के पटल पर रखते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, वर्तमान में सीएजी कौन है? वर्तमान में सीएजी कौन है? तो वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति। चलिए देखते हैं आज। अच्छा, सीएजी का आर्टिकल कहां से कहां तक है? 148 से लेकर के 151 है ना, 148 से लेकर के 151 तक। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्य के प्रवेश या स्थापना, एडमिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी नए राज्य का गठन पूछ रहा है, अधिकार प्राप्त है? क्या अनुच्छेद 1 में है? नहीं। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 2, हाँ बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या है? अगर कोई राज्य पहले से बना हुआ है, अगर कोई राज्य पहले से बना हुआ है, अगर उसके क्षेत्र में है ना, उसके क्षेत्र में है ना, उसके क्या है? क्षेत्र में है ना, नाम में या फिर सीमा में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 2। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत परिभाषित करता है? अनुच्छेद ए क्या है? सॉरी, ऑप्शन ए में क्या है? अनुच्छेद 40, बी में अनुच्छेद 44, सी में अनुच्छेद 48, या डी अनुच्छेद 50। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन।
ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन को आधुनिक प्रणालियों से संगठित करना। ठीक है, कृषि और पशुपालन क्या है? कृषि और पशुपालन, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 50 में क्या है? तो अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। ठीक है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, वर्तमान में, पहले तो गोवा में तो पहले से लगा हुआ है, लेकिन वर्तमान में कितने राज्यों में यूसीसी लगा हुआ है? पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड। ठीक है, पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड। उसके बाद कौन बना? गुजरात। उसके बाद कौन बना? गुजरात। उसके बाद कौन बना? असम। असम तो हाल ही में बना है, असम हाल ही में बना है। और नेक्स्ट हो सके तो शायद छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने वाला चौथा स्टेट बन जाए, है ना। गोवा में पहले से ही, स्वतंत्रता से पहले ही से ही है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी को किस समिति की सिफारिश पर और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए में सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे और संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, या बी में है वर्मा समिति 44वां संविधान संशोधन 1978, सी में है सरकारिया आयोग 86वां संविधान संशोधन 2002, बलवंत राय मेहता समिति 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा केवल 8 मौलिक कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन लागू हुआ कितना था? 10 लागू हुआ। वर्तमान में कितना है? 11, क्योंकि बाद में एक 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? 11 है। अच्छा, वर्मा समिति का संबंध 44वां संविधान से बिल्कुल नहीं है, ये तो बस ऐसे ही कथन दे दिया गया। वर्मा समिति कब की है? वर्मा समिति 1999 की है। वर्मा समिति कब की है? 1999 की समिति है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के लिए ही दिशा निर्देश को तैयार करना है ना, यही सब है फंडामेंटल ड्यूटी का। वर्मा समिति। सरकारिया आयोग इसका भी कोई इससे संबंध नहीं है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, है ना, सरकारिया आयोग इससे है। सरकारिया आयोग कब आया था? 1983 को, 1983 को। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन किए थे? अध्यक्ष कौन थे? तो रंजीत सिंह सरकारिया, या RS सरकारिया भी कहते हैं, रंजीत सिंह सरकारिया। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, है ना। यह पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती को लागू करने का प्रस्ताव रखा था। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रसिद्ध मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसमें कुछ नहीं सोचना है, जहां भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मिले आंसर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या? अच्छा, केशवानंद भारतीवाद में कितने जजों का बेंच था? 13। कितना? 13, जो आज तक का सबसे बड़ा गठित बेंच है ना, 13 बेंचों। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आज का अगला है, आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग का गठन मुख्य रूप से किस विषय की समीक्षा करने के लिए किया गया? अगर आपको पुंछी आयोग नहीं भी पता है तो सरकारिया आयोग से पता हो जाए, क्योंकि हम जस्ट पीछे हम बताए थे केंद्र राज्य के संबंध थे, है ना, केंद्र राज्य से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, केंद्र राज्य संबंधित थे। सरकारिया आयोग कब आया था? 1983 में, 1983 में। अच्छा, इसके बारे में एक चीज नहीं बता पाया, ये जो अपना रिपोर्ट सौंपा था वो कब सौंपा था? 1988 में। और ये जो पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग कब आया था? तो पुंछी आयोग आया था 2007 में। पुंछी आयोग कब आया था? 2007 में। और रिपोर्ट कब सौंपा था? यार 2010 में। रिपोर्ट कब सौंपा था? 2010 में। लेकिन दोनों का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, है ना। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कहिए, संतुलन कहिए, जो आपको ठीक लगे, या जैसा ऑप्शन है वैसा समझिए।
चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में है ना। तो ऑप्शन क्या, भारत के राष्ट्रपति, क्या राज्यसभा के सभापति, क्या लोकसभा के अध्यक्ष, या भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो है लोकसभा अध्यक्ष। कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। और बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और यह आज का अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ से है, जिसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है किसी सेशन में। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची। क्या 8वीं अनुसूची है, नहीं। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से। किससे, भाषा से। 9वीं अनुसूची क्या है, भूमि सुधार। क्या है, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची है क्या, बिल्कुल 10वीं अनुसूची ही है। 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायती राज, है ना, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। लेकिन 10वीं अनुसूची से कौन है, ये है 10वीं अनुसूची। कब आया था, 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, मिस्टर क्लीन, यानी श्री राजीव गांधी जी, है ना। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन, और माफ कीजिए ये अंतिम प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन होमवर्क है। भारतीय संविधान के किस भाग और किस देश के संविधान से संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप इन चीजों के बारे में, है ना, इस क्वेश्चन से संबंधित आपको जितना पता है, जितना आप इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और यह किस भाग में है, किस देश से लिया गया है ना, और किस अनुच्छेद में है, जिस अनुच्छेद में है उसमें कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, और उस अनुच्छेद में कितना संशोधन लगा हुआ है ना। अगर जितना आप इसके बारे में जानते हैं, जितना भी जानते हैं, सभी का आंसर इसमें लिख दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, आज समाप्त करते हैं अपना सेशन यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।